हेलो। तेरा मोबाइल देना। हेलो सक्षम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लेट हो गए? यस सर, वो थोड़ा वो काम वाम चल रहा है। अच्छा, चलो कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या बात किए थे बताओ? सर लास्ट क्लास। कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, मतलब वो सीरीज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हमारे पास कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो रेसिप्रोकल सम हो जाता है रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह, ठीक है ना? और यस सर। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो सम हो जाएगा इक्विवेलेंट में, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज की तरह होता है, ठीक है? उसके बाद यस। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं रजिस्टर्स के लिए, कैपेसिटर के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है? ओके। उसके बाद मैंने बताया जी था कि जितने भी सिमेट्री एप्लीकेशन हमने लर्न किए थे, जैसे रेजिस्टेंस का जो सीरीज है, जो रेजिस्टेंस का एक्सियल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, तो सारी सिमेट्रीज हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं। किसमें? सर, कैपेसिटर्स में। हाँ, वो सारे सिमेट्री एप्लीकेशन वैलिड है यहाँ कैपेसिटर्स में, राइट? यस। ऑल द सिमेट्रीज वी हैव डिस्कस्ड आर वैलिड। इसी सीरीज में मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था कि एक क्यूबिकल स्केलेटन के हर साइड पे अगर कैपेसिटेंस सी है तो बॉडी डायगोनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, वो हमने निकाला था ना, याद है? यस सर। फिर हमने पूछा था कि फेस डायगोनल के बीच में कितना होगा और एडजेसेंट साइड के बीच में कितना होगा, याद है? यस। तो बताओ, फेस डायगोनल वाला निकाले थे? कैलकुलेट किए थे फेस डायगोनल वाला? यस सर, वो क्या था ट्राई। कितना आया था? यानी ये सिचुएशन है हमारे पास, फेस डायगोनल अगर हम निकालेंगे तो ठीक है ना?
ये है ना डायग्राम। यस सर। मैं 1 2 3 नाम दिया था कि क्या नाम दिया था? ABC। एबीसीडी दिया था। अच्छा, और हर एक साइड पे कैपेसिटेंस सी दिया हुआ था, राइट? सी। यस सर। ये ना, तो एजी के जी बीच में सर। हमने निकाल लिया था, एजी के बीच में निकाल लिया था ना, बॉडी डायगोनल के बीच में यस क्या आया था? सर। 3C का 5/6 पैरेलल। 6/5C। मतलब 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। सॉल्व करके 6/5C आ गया था नहीं? 6/5। यस। ओके। अगर हम लोग बॉडी फेस डायगोनल कहेंगे तो ए और सी हो गया, क्या मतलब हुआ? A और C। हाँ, तो ए और सी के बीच में जब निकालेंगे ना, तो ये प्लेन सिमेट्रिक एग्जांपल है। क्या है मतलब ये? ठीक है, मतलब वर्टिकल सिमेट्रिक एग्जांपल है। तुम एक प्लेन सोचो थ्रू BDFH या BFHD। अगर इस प्लेन की बात करें, BFHD प्लेन की बात करें, यस सर। तो इस प्लेन के जैसा लेफ्ट साइड वैसा ही राइट साइड, कोई दिक्कत है? नो सर। ये प्लेन सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है, तो सिमेट्रिकल यस। एलिमेंट्स विल हैव सेम चार्ज। सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कौन हुआ? ये इसका सर। सिमेट्रिकल हो गया, ये इसका सिमेट्रिकल हो गया, तो जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ, जो चार्ज यहाँ है वही यस। चार्ज यहाँ, यानी इस कनेक्शन में कोई मतलब नहीं, ये दोनों हट गया। ठीक है, जी सर। यानी यहाँ पे मैं ये लाइन हटा सकता हूँ, BF लाइन और DH लाइन हटा सकता हूँ, हटा दूं? यस। ठीक है, अब तो बहुत यस। आसान हो गया, अब तो आसान हो गया ना भाई। यस। ये C, ये C और ये C और 3, तो C/3 और ये C, तो ऐसा बन गया ये C और ऊपर C/3 का पैरेलल है ना? यस। क्या आंसर है? क्या है? सर C/4। 4C/3 ना, सीधा ऐड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कितना? 4C/3। इस तरह से AB के बीच में पूछते तो सर एडजेसेंट तो क्या? AB के बीच में पूछते तो हम लोग क्या करते? सबसे पहले तो हटा दो इसको, नोट कर लिया। यस सर। अब AB के बीच में अगर पूछेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये डायरेक्ट वाला है पहले इसको भूल जाएंगे। AB के बीच में अगर किसी दो पॉइंट के बीच में कोई डायरेक्ट कैपेसिटेंस है या रेजिस्टेंस है, तो उसको हटा के बाकी निकाल के फिर उसको पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है ना, ये है हमारा। यस सर। तब A और B के बीच में पूछा है, तो देखो ऐसा होगा कि जैसा ये है वैसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि अगर आप ABGH प्लेन लें, तो जैसा ऊपर वाला पार्ट वैसा ही नीचे वाला पार्ट, ये एक्सियल सिमेट्री हो गया। क्या हो गया? एक्सियल सिमेट्री। ABGH अगर एक प्लेन बना दो, ABGH, तो उस प्लेन के जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो ये सब सिमेट्रिकल पॉइंट्स हो गए। सिमेट्रिकल पॉइंट यस कौन हो गए? ED के सिमेट्रिकल हो गया, FC के सिमेट्रिकल हो गया। जी सर। तो सर GH भी हटा देंगे। ED के सिमेट्रिकल हो गया और FC के सिमेट्रिकल हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये दोनों E और D सेम पॉइंट बन गए और F और C सेम पॉइंट बन गए, राइट? यस। तो जैसे ही ये सेम पॉइंट बनेंगे ना, तो E और D के सेम पॉइंट बन गया,
तो ई और डी पैरेलल में आ गए, तो पहले इनको सुपर इम्पोज कर देते हैं, ई और डी को सेम पॉइंट बना देते हैं। ई और डी के सेम पॉइंट जैसे बनेंगे तो ए ई और ए डी जो है वो पैरेलल में आ गए, और ई एच और डी एच भी पैरेलल में आ गए। समझ में आया? ये ई और डी यस सर, सेम पॉइंट बन गए, देखो। यस सर, उसी तरह से BC और C, ये कौन सा था? GC भी पैरेलल। एक्स्ट्रा का बच, अच्छा ये वाला था। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुना। ये ई और डी सेम पॉइंट बन गया, उसी तरह से एफ और सी सेम पॉइंट बन गया, ठीक है। यस सर, तो इसका मतलब पैरेलल में कौन आ गया? एडी, एडी और ए, और फिर ई एच और, यानी अब मैं ऐसा अरेंजमेंट बना, देखो ए और एडी अगर पैरेलल में आ गए तो कितना हो गया? 2C हो गए। यस सर, और फिर ई एच और डी एच अगर पैरेलल में आ गए तो वो भी 2C हो गए। यस सर, मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, देखो। ठीक है, और फिर एच से ऐसे आ रहे हैं जी पे, अभी नाम दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये ए है, ये है ईडी, ये है 2C, और ये एच है, ये जी है, ये है एफ सी, और ये बी। ये बन गया, समझ में आ रहा? इसमें कितने हो गए? दो 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 दो, 9 यूज हो चुके हैं। 1/3C। अभी अभी खत्म नहीं हुआ, 9 यूज हो चुका है, इसमें 11 है तो 9 यूज हो चुका है, ठीक है। लेकिन देखो एक ई से एफ वाला जो है ना, ये अभी हमने काउंट में नहीं लिया, ये उसी तरह यस से एक सर, और काउंट में नहीं लिया, कौन? H डी से H सी से वाला, G। डी से सी वाला भी नहीं लिया ना अकाउंट, ये वाला नहीं लिया अकाउंट में, डी से सी वाला यस, और ई से एफ वाला। तो चूंकि डी और ई को सेम पॉइंट बना देंगे तो ये दोनों भी पैरेलल में हो गए, ठीक है। लेकिन किसके बीच में हो गए? इनके बीच में। ये 2C यहाँ पे आ गया, लेकिन ये इनके बीच में आ गया, समझ में आया? ये कौन है? ई एफ वाला और डीसी वाला, ठीक है ना भाई? यस सर। तो दोनों पैरेलल में एक साथ दे दिया, ठीक है। ये बताओ अब कितना हो गया इसका इक्विवेलेंट? इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया ये देख लो। ये तो C/2 ही हो गया मुझे लगता है। ये हो गया C/2, ये 2C, तो ये हो गया 5C/2, 5C/2 प्लस 4, 13C/2 हो गया ये पूरा। और फिर पैरेलल में C लगा देना, 13/C/2 तो प्लस 1, 15C/2 इक्विवेलेंट आंसर हो गया मेरा। तो ये वाला भी लास्ट में लगा दूंगा मैं, ये ए और बी के बीच में डायरेक्ट है ना, वो अभी तक लगाया नहीं, लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरे इसके हिसाब से मेरा सॉल्यूशन आ गया 15C/2, देखो सही है क्या? सर ये 7/5C। ओ नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया C/2, समझ में आ रहा है? यस सर, 5C/2 हो जाएगा वो बीच में। ये 5C/2 और 2C और 5C/2 सीरीज में लगा दिया, तो 1/2C प्लस 1/2C प्लस 2/5C, हाँ ये हो गया 1/C' मान लो। कितना हो गया ये? 10C तो लिख लिया आपने, तो 5
+5, ओके 14 14, हाँ तो ये हो गया 7 by कितना, हाँ 5/7, 5 by 7 C। हाँ गलती हो गई, 5/7 बिल्कुल सही है। ये आ गया हमारा 5/7C, और इसके साथ एक C और जोड़ दो तो 12/5C आ गया। नहीं, नीचे Yes, वाला C अभी ऐड करना पड़ेगा ना। नीचे वाला कौन है, वो ए बी वाला है ना, ए बी वाला तो हमने हटा दिया था पहले ही, वो तो yes लगाना sir। पड़ेगा ना लास्ट में, तो पैरेलल में है वो पूरे। 5/7C +1 तो 12/7C, 12/7C आ गया। नहीं Yes sir। क्या, चेक करो जी सही सर है आ ना। गया। हाँ हाँ सर। तो 12/7C आ गया, समझ में आया। Yes sir। तो ये अप्रोचेज कुछ ऐसे हैं जो हम लोग रेजिस्टेंस में भी लगाते हैं और कैपेसिटर में भी लगाते हैं। क्लियर है। जी सर। These are some approaches that we apply in capacitors also and resistances also। ठीक है भाई, और इक्विवेलेंट निकालते हैं। Yes sir। ठीक है, so these are the way to find the equivalent in cases of, ठीक है, कैपेसिटर्स also और क्या, Resistance also। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। Yes sir। हाँ ठीक है, इसको हटा देता हूँ, हटा दूँ। Yes। हाँ तो इस तरह से इन केसेस में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखे। ठीक है भाई। जी सर। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ बात है यहाँ पे, जैसे ये सब तो हो गया, और जो सारे लॉजिक्स हैं वो सारे लगेंगे, चाहे इनफाइनाइट सीरीज वाला हो, सब कुछ लगेगा। ठीक है ना भाई। ओके, जैसे एंटी ह्यूस्टन ब्रिज वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो भी लगेगा यहाँ। ठीक है, वो कैसे लगेगा वो देखो। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसा कोई एलिमेंट दे दिया जाए, ठीक है भाई, ये है एलिमेंट, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, ये सी है, ये 2C है, ये 2C है, ये C है, और ये कुछ, और ये है, ये भी C मान लो। चलो ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ये D है, ये E है। ये D इसलिए नाम दे दिया क्योंकि C लेना नहीं चाह रहा था, C कैपेसिटेंस के लिए ना। व्हाट इज द इक्विवेलेंट, कैसे निकालोगे। यहाँ पे ये ह्यूस्टन ब्रिज नहीं है क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो रिवर्स में है, इसको एंटी ह्यूस्टन Yes ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं। sir। Anti Whitstone। हाँ, बट यहाँ पे एक सिमेट्री है। सिमेट्री क्या है, ये जितना है ये इतना ही है, ये जितना है ये इतना ही है। ठीक है। Yes sir। ठीक है, तो ये एक्चुअली रोटेशनल सिमेट्री है। अगर आप सेंटर ऑफ द नेटवर्क के अबाउट 180 से घुमा देंगे परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, तो वही चीज आ जाएगी, फिर से खाली एक जगह पे बी की जगह पे आ जाएगा, राइट। जी सर। तो मैं ऐसे सोचूंगा, मान लो इस पे मैंने एक्स मान लिया, क्या इस पे क्या है -x, इस पे वाई मान लिया, इस पे क्या आ गया -y। अब इसमें Minus। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हो जाएगा x - y। ठीक है, Yes sir। और ये y, ये -y, ये हो गया x, ये माइनस ऑफ दिस प्लस ये माइनस। ठीक है, तो अगर मैं ये लूप का इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा इक्वेशन, -x/c, ये वाले लूप का बना रहा हूँ ऐसे, -x - y/c प्लस y/2c, यानी इक्वेशन क्या है यहाँ, और -2। 2x/c y/c प्लस y/2c।
ये हो जाएगा 3y/2c। ठीक है, तो y इक्वल टू व्हाट, 2y3x। क्लियर है? यस तो समझ आ रहा है? y इक्वल टू 2y3x आ गया है ना? जी सर। अच्छा, अब अगर मैं va माइनस vb पूछूं, ऐसे जाके तो कितना आएगा? ये x/c प्लस y/2c। y की वैल्यू क्या है? y इक्वल 2y3x है। हाँ, तो 2/3 जब डालेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 तो x/c प्लस x/3c बन जाएगा ये। ठीक है, यानी 4x 4 बाई, बाय 3। ठीक है, x/3c प्लस, हाँ ये बन गया ना? यस सर। हाँ, इस लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे हम इक्विवेलेंट के हिसाब से सोचो तो इसने कितना चार्ज सप्लाई किया? बैटरी ने x प्लस वाई सप्लाई किया ना भाई। तो इक्विवेलेंट के हिसाब यस से सर। va माइनस vb क्या आएगा? va माइनस vb आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई बाई सीई, और y हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, y इक्वल टू 2/3x है, तो ये हो जाएगा 5/3x बाई सीई, और इक्वल टू दिस 4/3x बाई सी। इसमें तो x और x को कैंसिल कर दिया, c कितना आ गया भाई? इससे इसको सॉल्व करके हमने देख लिया, 3 भी कैंसिल हो गया, c इक्विवेलेंट आ गया 5/4c। क्या आ गया? 5/4। ये मेरा इक्विवेलेंट आ गया। समझ में आया? यस सर। हाँ, यहाँ भी ये वाला जो अप्रोच होता है ना, रोटेशनल सिमेट्री वाला, वो भी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अरे बात समझ में? तो देखो ये सारे मेथड्स ना यस सर। फंडामेंटली वही हैं जो हमने रेजिस्टेंस में लर्न किया था। अगर तुम रेजिस्टेंस वाला नोट उल्टा के देखोगे, ये सब चीज हम पहले भी लर्न कर चुके हैं। ठीक है भाई? जी सर। हाँ, अगर आप रेजिस्टेंस वाला नोट उल्टा के देखिए तो आप देख सकते हैं, दीज आर द रिजल्ट्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ठीक है, यस ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। ओके, नाउ इसी तरह से यहाँ पे सीरीज पैरेलल में भी लगा सकते हो, और कभी सीरीज पैरेलल वाली बातें दे दी जाए। जैसे मान लो मैं तुमसे एक नेटवर्क दे दूं और पूछूं व्हाट इज द इक्विवेलेंट, तो बता सकते हो क्या? तुम चाहो तो सेम रखें, ना चाहो तो अलग भी कर दें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जा रहे हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। ये है 3c, ये है 6c, और ये है 2c। ऐसे ही चलते जा रहे हैं, 3c 6c 2c, 3c 6c 2c, ऐसे ही जाता जा रहा है इनफिनिटी तक। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है। ये इनफाइनाइट नेटवर्क वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें तो कर रखे हैं। किसमें? रजिस्टर। हाँ, रेजिस्टेंस में। अभी यहाँ पूछ लो।
सर 3c plus 6c plus 2kx by 2c plus kx। क्या आ रहा है? सर 3c plus 6c हाँ, plus 2kx by अब 2। पता नहीं है मुझे, मैं तो मैं ऑपरेंड वैल्यू ले लेता हूँ, तो ऑपरेंड ही ले लिया है। ठीक है, पहले मैं ऐसे सोचूंगा इसमें। ठीक है, कैसे सोचूंगा कि अगर मान लो ए बी के क्रॉस एक्स है, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ A1 B1, तो उसके बियॉन्ड भी एक्स ही होगा। यस सर। तो ये एक्स और 2c मिलकर क्या बन गए? 2x प्लस सी, मतलब 2c प्लस एक्स। यस सर। तो अब 1/x इक्वेशन मेरा बन गया, 1/x इक्वल टू 1/3c प्लस 1/6c प्लस ये क्या बना था? सर 1/2c प्लस एक्स, राइट? नहीं, सर ये 2c और x, इसके बियॉन्ड अगर x बना तो 2c और x तो पैरेलल में हो गए, तो ऐड हो गए ना, 2c प्लस यस एक्स सर। हो गए। यस और ये 3c, ये यस 6c, सर। और वो 2c प्लस एक्स सीरीज में है, तो रेसिप्रोकल सम होगा ना भाई। हाँ सर। हाँ सर। ये हो गया। अब यहाँ पे 1/3c प्लस 1/6c का अगर मैं सम कर दूं, ये सीधा 1/2c हो रहा है। तो 1/2c मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा 1/2c बन जा रहा है। ठीक है भाई, पहले दो का सम 1/2c बन जा रहा है, ये वाला पूरा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/x इक्वल टू 1/2c इंटू 2c प्लस एक्स का एल्सियम, ऊपर 2c प्लस एक्स और प्लस 2c, यानी 4c प्लस एक्स, ये बन गया। ठीक है भाई, यस ठीक है, सर। तो 1/x ही हो गया। यानी अब मैं x के लिए सॉल्व करूंगा, तो कैसे सॉल्व करूंगा? पहले मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो ले आया, तो ये बन गया 2c इंटू 2c प्लस एक्स, ये हो गया 4c² 4c² प्लस 2cx, और इधर ये हो गया 4cx प्लस x²। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरा बन गया x² x² 4 प्लस 2cx माइनस 4c²। ठीक है, दैट टोटल इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग? सर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, मतलब हाँ, तो इसको ऐसे सॉल्व 3 कर होगा लेंगे। वहाँ अब कुछ नहीं दिख रहा है तो चलो, वो तो वर्टिकल रिफ्टेंट वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। ये हो गया -2c प्लस माइनस √b² प्लस, ये 4c² है, ये 16 और 4 20, नहीं पे। यस सर। 20c² बाय 2। तो 20c² का मतलब कितना हुआ? रूट करोगे तो 2√5c ना। यस सर 2√5। मेरा आंसर यही आ गया, √5 - 1c। ठीक है, यस। सॉल्व करके कुछ ना कुछ आना था, वो आ गया, उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेन इंटरेस्ट है, बात समझ में आई? हाँ सर। ये बात हमने वहां भी लर्न की थी, किसमें? रेजिस्टेंस में वहाँ पे हाँ, तो तो मतलब तुम देखो, सीरीज रेजिस्टेंस में और था तो। कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट निकालने के जो बेसिक मेथड हैं वो वही हैं, और उनको ही हम लोग यूज करते हैं। सिमेट्री हो, एंटी सिमेट्री हो, इनफाइनाइट सीरीज वाले हो, सारी बातें वही हैं। ठीक है ना भाई, कर लोगे? यस सर। रेजिस्टेंस लेस वायर कहीं से कहीं जाए किसी सर्किट में, तो ये सब बेसिकली सर्किट एनालिसिस है। जो रेजिस्टेंस में वही है, वही कैपेसिटेंस में। ठीक है, और ये हम लोग सिमिलर मेथड को यूज करते हैं। ठीक है भाई, ओके। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
तो लेट अस सी हियर, ठीक है, ओके कंटिन्यू करें, ठीक है भाई। अब देखो हाँ सर। ये तो हो गया हमारा कैपेसिटर्स का ये सब। अब कैपेसिटर्स में कुछ और बातें करते हैं, जैसे अब एक टर्म आता है हमारे पास, कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक। क्या डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है और कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? पहले तो बताओ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक जानते हो तुम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर डाइलेक्ट्रिक? इंसुलेटर। हाँ, किसी भी इंसुलेटर को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। लेकिन एक बात होती है कि जैसे किसी इंसुलेटर के ऊपर जब हम लोग फील्ड निकालते हैं तो अंदर फील्ड वही रहती है या चेंज हो जाती है? मान लो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है और उस पर हमने कोई फील्ड लगा दिया तो क्या होता है? तो मान लो ये कोई मटेरियल है। सर वही रहेगी उसमें फिर। नहीं, यही तो अंतर है। देखो ये है ना, मान लो हमने इस पे फील्ड लगा दिया ई, क्या लिया लगा दिया अप्लाइड फील्ड को, ये है क्या है? ई। अप्लाइड फील्ड को ये नाम दिया, क्या नाम दिया? ई है। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लो डाइलेक्ट्रिक है, तो क्या डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर होता है, तो क्या इंसुलेटर के चार्ज विद इन द वॉल्यूम मूव कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। लेकिन फिर होगा क्या, किसी भी मेटेरियल के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है ना भाई। एटम्स के अंदर क्या होता है, यस। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है, एंड बाय डिफॉल्ट ये सब कॉन्साइड कर रहे होते हैं, इसलिए कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे फील्ड निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स अलग अलग हो जाएंगे, यानी डाइपोल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइपोल। डाइपोल। डाइपोल मान लो ऐसे फॉर्म हो गया, सपोज ये माइनस ये प्लस, क्योंकि फील्ड के अपोजिट कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। फील्ड के अलोंग कौन जाएगा? पॉजिटिव। हाँ, इस तरह से डाइपोल फॉर्म हो गया। लेकिन बीच के रीजन में भी फॉर्म हो गया, तो यहाँ भी माइनस ये प्लस, नहीं, फिर ऐसे ही यस। ये माइनस ये प्लस लाइक दिस। हाँ, तो ये देखो बीच के रीजन में जो प्लस है वो माइनस से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इधर खाली नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। यानी वर्चुअली अगर हम लोग यस। देखें तो एक इधर निगेटिव चार्ज का कलेक्शन दिखता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन दिखता है, और बीच के रीजन में नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। यानी ये माइनस चार्ज का कलेक्शन यहाँ दिखता है, इसको बोलते हैं बाउंड चार्जेस। क्या बोलते हैं? बाउंड चार्जेस। यानी वर्चुअली एक नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन यहाँ हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेशन यहाँ हो जाता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड चार्जेस। क्या बोलते हैं? बाउंड चार्जेस। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। और इन डाइपोल फॉर्मेशन की वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। तुम कहोगे इधर ही क्यों जनरेट हुआ? तो ये बताओ, ये सिमेट्रिक डाइपोल्स के लिए कैसा पॉइंट, जैसे मान लो एक डाइपोल यहाँ ले लेंगे, यहाँ डाइपोल ले लेंगे, डाइपोल, इन दोनों डाइपोल के लिए कैसा पॉइंट हुआ? ये इक्वेटर का पॉइंट हुआ ना भाई। ये वाले फील्ड क्या हो गए? यस सर। इधर ही आ जाएंगे ना, यस। ठीक है। अरे ना बस समझे। तो जो इंड्यूस्ड यस। फील्ड होता है वो किधर होता है? फील्ड के अलोंग, अप्लाइड फील्ड के अलोंग या अपोजिट? अपोजिट। अपोजिट। यानी नीचे अब नेट फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो जाती है वो क्या हो जाती है? नेट फील्ड को अगर मैं ई कहूँ तो ई क्या हो जाएगा? ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। यानी अप्लाइड फील्ड के अपोजिट एक यस इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट हो जाता है। तो बताओ अंदर जो नेट फील्ड है वो कम हो गया या ज्यादा हो गया? सर मतलब कम हो जाएगा। कम हो गया, क्योंकि अप्लाइड फील्ड को घटा रहा है इंड्यूस्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड अब कम हो गया। तो ये जो रेशियो आता है ना अप्लाइड और ई का, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। के इक्वल टू व्हाट? ई अप्लाइड अपॉन ई नेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मतलब किसी भी कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक के ऊपर अगर मैं ये लगाऊं और अंदर नेट फील्ड ई हो जाए, ये बाई ई को हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल बोलेंगे। ऑब्वियसली जिसमें फील्ड जितना कम होगा, फाइनल फील्ड जिसमें जितना कम होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं इस डिफिनेशन को फॉलो करूं तो बताओ एक वैक्यूम में के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम में क्या आ जाएगी? सर वैक्यूम में सर 1 होगी। हाँ बिल्कुल, वैक्यूम में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। यस।
अगर हम वैक्यूम की बात करें तो इन वैक्यूम द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल हैव द वैल्यू 1। ठीक है भाई? यस सर। ओके। और जी अगर हम कंडक्टर की बात करें तो क्या होगा? सर, कंडक्टर में कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम होगी। नहीं, कंडक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो कंडक्टर में बताओ, किसी कंडक्टर के ऊपर अगर मैं कोई फील्ड लगाता हूं तो अंदर नेट फील्ड क्या हो जाती है? किसी कंडक्टर के ऊपर अगर मैं कोई फील्ड लगाऊंगा भी तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगी तो अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगी? अगर मैं किसी अगर कंडक्टर के मैं ऊपर, किसी कंडक्टर के ऊपर, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्या सक्षम, मेरी आवाज आ रही है? सक्षम, सक्षम, मेरी आवाज आ रही है? सक्षम, मेरी सर आप आवाज आ रही है? ऑडिबल। सक्षम, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? अब ये आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो। हाँ, अब आ रही है। तुम्हारी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ गई आ गई। अच्छा, ये बताओ, किसी कंडक्टर के ऊपर अगर हम बाहर से फील्ड लगाएं भी तो अंदर नेट फील्ड क्या हो जाती है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। अंदर तो जीरो हो जाएगी। हाँ, तो बताओ तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? सर के फिर जीरो हो जाएगा। अरे, के क्यों नहीं, जीरो हो जाएगा यार? ई जीरो हो जाएगा ना। इन्फिनिट। तो के, हाँ, के इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा और कंडक्टर का क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जिसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा यस होगी, जिसमें पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उसमें के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो अलग अलग मेटल में के की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है। तो के किसकी प्रॉपर्टी है? इंसुलेटर की। किसकी प्रॉपर्टी है? इन्सुलेटर। हाँ। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन के यस का सर। वैल्यू जितना कम है ना, वो उतना अच्छा इंसुलेटर है। जी सर। ठीक है, के का वैल्यू जितना कम होगा उतना अच्छा इंसुलेटर, के का वैल्यू ज्यादा होगा तो बैड इंसुलेटर होगा। ठीक है। ओके। यस सर। हाँ, तो बेसिकली क्या है? ठीक है। ओके। तो इस तरह से कई बार हम लोग के की बात समझ में आ गई। यस सर, आप। हाँ, तो अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर का पर्पस क्या होता है? देखो, कैपेसिटर का पर्पस ये होता है ना कि हम लोग एक रीजन है जिसमें चार्ज स्टोर करते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज डालते हैं बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, यानी बीच के रीजन में फील्ड जनरेट हो जाता है। नहीं, यस सर। चार्ज स्टोर करने से क्या हो जाता है बीच के रीजन में? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग मान लो ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या चाहेंगे? प्लेट के बीच में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा चार्ज पे कम पोटेंशियल डिफरेंस हो या कम चार्ज पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस? सर ज्यादा चार्ज पे कम पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा कब होगा? जब बीच में फील्ड कम होगी। यस सर। और बीच में फील्ड कब कम होगी? जब बीच में हम लोग कुछ डायलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें। यस सर। ठीक है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, कैपेसिटर्स के ब्लैंक स्पेस में वैक्यूम नहीं रखते हैं, बल्कि वहां पे एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं ताकि हम लोग ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकें फिर भी कम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो। ठीक है भाई? मतलब फिर भी कम फील्ड जनरेट हो, क्या हो? कम कम फील्ड फील्ड। जनरेट हुआ। हाँ। जनरेट। ठीक है। यस। हाँ, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटर स्प्लिट डायलेक्ट्रिक। लिख लो इस बात को।
To reduce the field and potential difference. To reduce the field and potential difference between the plates of capacitor to reduce the field and potential difference between the plates of capacitor to reduce the field Yes. and potential difference between the plates of capacitor. ठीक है, for same charge dielectric material is placed between the plates. Dielectric material is placed between the plates. ठीक है भाई, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। यानी जब हम लोग प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो अपना पर्पस क्या होता है? To reduce the potential difference and the field. हाँ, यानी किसी कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर। हाँ, और उससे होता क्या है? फील्ड कम हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है भाई? यस। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर्स में। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, और कितना कैसे कम होती है वो हम लोग केस में डिस्कस करते हैं। सो वी कॉल दिस टॉपिक एज कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है? ओके? यस। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं जिन पे हम एक एक करके जाएंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई? ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जी सर। चलो, तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड कैपेसिटर आता है उसमें आ जाते हैं। तो ध्यान ध्यान है तुम्हें कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते थे किसी भी दो प्लेट के बीच में? सर Q by V। हाँ, तो अभी भी डिफिनेशन यही रहेगा, लेकिन अब देखो क्या वेरिएशन आ जाएगा। सी जो है, जैसे मान लो एक प्लेट है, ये कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है भाई? इनके बीच का रेडिएशन डी है। क्या है? प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है, प्लेट्स का एरिया ए है। ठीक है? ओके, तो अभी बताओ नॉर्मल केस में कैपेसिटेंस क्या होता है? Q by V। नहीं, क्यू बाई वी तो चलो फॉर्मूला है, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया ना। यस सर। एरिया ए है, सेपरेशन डी है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर बीच में हम लोग वैक्यूम रख दें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, बीच में अगर वैक्यूम है तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद है? कैसे होता है? सीधी बात है, मान लो हमने चार्ज क्यू दे दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, तो बीच में फील्ड क्या होगा? बीच के रीजन में फील्ड क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे हुआ फील्ड, फील्ड की वैल्यू क्या आती है? फील्ड होती है क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है ना भाई? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ई इंटू डी हो जाता है। क्या होता है? ईडी। ये आ गया? तो सी क्या होता है? क्यू बाई बी होता है ना। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सी क्या आता है? ये याद है ना भाई? यस सर। हाँ, लेकिन अब इसमें एक वेरिएशन हम लोग कर रहे हैं। क्या? प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक भर दे रहे हैं। यदि तुम सोचो यहाँ से यहाँ तक अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने, तो सर उससे यानी K मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? सर उसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू।
ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा? सॉल्व करके बताओ मुझे, बस आंसर की तरफ मत बताओ। जो हमने एनालिसिस किया उसमें कहाँ क्या चेंज आएगा? ये जो मटेरियल भरा है इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? तो मान लो उसी चार्ज के लिए बात करें तो बीच के रीजन में फील्ड क्या हो गया? अब मान लो ई डैश है, तो ई डैश क्या हो जाएगा? ई बाई के हो जाएगा ना भाई। यस सर। अब ई विल सर्व लाइक अप्लाइड फील्ड, तो अभी नेट फील्ड क्या होगा डायरेक्ट्रिक के अंदर? यानी नया पोटेंशियल अगर वी डैश है तो वी डैश क्या होगा? ई बाई के इंटू डी, यानी वी बाई के हो जाएगा नहीं क्या भाई? यस सर। तो अब नया सी क्या हो गया? सी डैश क्या हो गया? क्यू बाई वी डैश। सर हाँ, यानी क्या? के इंटू क्यू बाई वी। सर के। यस सर। और क्यू बाई वी सर क्या निकाले थे के हमने? बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ, तो आंसर हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ में आया? यस। तो क्यों कैपेसिटेंस बढ़ गया? क्योंकि बीच के रीजन का फील्ड घट गया, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस बढ़ गया। समझ में आया? तो अगर हम लोग किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर वैक्यूम रखें और कैपेसिटेंस सी हो और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, तो अब कैपेसिटेंस कितना टाइम हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना। हाँ, से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज कांस्टेंट रख देता हूं तो कैपेसिटर के बीच में क्या क्या चेंज आता है? डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, तो सर अगर हम कंडक्टर रख दे तो इन्फिनिटी हो जाएगा उसकी कैपेसिटी। हाँ, एक्चुअली डेल्टा भी जीरो हो जाता है। तो अगर हम कंडक्टर रख दें तो वो कैपेसिटर रहता ही नहीं है, एक सिंगल कंडक्टर बन जाता है, पूरा स्पेस एक सिंगल कंडक्टर बन जाएगा। तो ठीक है, यस, इन्फिनिटी का मतलब वही हो गया करना। पूरा स्पेस का मतलब क्या होगा? सिंगल कंडक्टर बन गया। ठीक है, ओके। यस। हाँ, अब एक बात बताओ, इसमें हमने जो डायलेक्ट्रिक डाला प्लेट के बीच के पूरे वॉल्यूम में डाला या पार्शियल वॉल्यूम में डाला? सर पूरे वॉल्यूम। हाँ, ठीक है। तो अगर एक आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब जिसके प्लेट को हमने किससे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, अगर हम आइसोलेटेड कैपेसिटर के प्लेट के बीच के स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे तो क्या होगा? उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कितना टाइम्स? तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम। हाँ, और पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा? सर उसके डायलेक्ट्रिक मतलब से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, और यही काम अगर बैटरी से ज्वाइन करा के करे तो? एक कैपेसिटर बैटरी से ज्वाइन है और बैटरी से ज्वाइन रखते हुए अगर हम डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब पिछला वाला तो ये था ना कि चार्ज कांस्टेंट कर दिया तो क्या क्या चेंज आएगा। अब अगर मैं कहूँ कि एक कैपेसिटर को मैंने बैटरी से ज्वाइन किए हुए हूँ, अब उसके स्पेस के बीच में अगर डायलेक्ट्रिक डाल दे तो क्या फर्क पड़ेगा? सर तो फिर सर कुछ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा फर्क। देखो, कैपेसिटेंस तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, अगर डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो के टाइम्स हो जाएगा, के सी हो जाएगा नया कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? वी है। किससे ज्वाइन कर रखा है मैंने? डायलेक्ट्रिक बैटरी से। कांस्टेंट क्या है? बी। हाँ, कांस्टेंट क्या है? वी। बैटरी तो वही ज्वाइन कर रखा है ना जो हमने पहले ज्वाइन कर रखा था। यस सर। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी होता है ना। यस सर।
तो इसका मतलब चार्ज के टाइम्स हो गया। यस सर। हाँ, यानी अगर मैं बैटरी से ज्वाइन रखते हुए किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में डायरेक्टली डाल दूं तो क्या होगा, पोटेंशियल वही रहेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा और चार्ज भी के टाइम्स हो चार्ज भी जाएगा। के ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, और इसी तरह से एनर्जी का भी एनालिसिस करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है या हाफ सी वी स्क्वायर होता है, यही ना। यस सर। तो अगर मैं v कांस्टेंट रखूं और c को k टाइम्स कर दूं तो नया एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगा। सर हाफ के स्क्वायर सी स्क्वायर भी। k टाइम्स हो जाएगा ना। ओ हाँ सर, के टाइम्स। ठीक है, मतलब अगर किसी कैपेसिटर में चार्ज में नहीं, अगर 1/k टाइम्स हो जाएगा अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल वेरिएबल रहेगा, और k टाइम्स हो जाएगा अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और चार्ज वेरिएबल होगा। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एनालिसिस करेंगे। क्लियर है। जी सर। अच्छा, अभी देखो और भी क्वेश्चंस आते हैं। ये तो कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो हुआ। कई बार ना हम लोग पार्शियल डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक में अलग अलग केसेस होते हैं, तो उसमें एक एक केस को सर ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस सर। पार्शियल डाइलेक्ट्रिक में कैसे विजुलाइज करेंगे, चलो उसको भी देखते हैं हम लोग। पार्शियल डाइलेक्ट्रिक में ऐसे एक एक करके। ठीक है, ये सोचो कैपेसिटर का प्लेट है। ठीक है, पार्शियल का अलग अलग टाइप का पार्शियल होता है। पार्शियल में कुछ ऐसा होता है जैसे एरिया तो सेम ही है, प्लेट के बराबर है, लेकिन थिकनेस डी से कम है। यानी ऐसे मान लो हमने डायरेक्टली डाल दिया, ये थिकनेस जो है ना वो टी है, क्या है, और ये तो डी है। चल सर, मतलब उसके बीच के वेट नहीं कवर कर रहा है। हाँ, ये टी थिकनेस है डायलेक्ट्रिक का। ठीक है, टोटल डी है, एरिया ए है। चलो इसको मैं x1 नाम दे देता हूँ। कैन यू टेल मी x1 प्लस तो x2 सर इन टर्म्स ऑफ डी एंड टी। अरे x1 प्लस टी प्लस x2 डी है, तो x1 प्लस x2 क्या है, डी माइनस टी ही तो है। माइनस। हाँ, तो बताओ इसमें क्या कैपेसिटेंस है सिस्टम का। सर तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि वैक्यूम का भी डाइलेक्ट्रिक ऐड करके। वैक्यूम का तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है ना। यस सर, दोनों का ऐड करके, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके। हाँ, मतलब मान लो, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो 3 कैपेसिटर मान लेते हैं, 3 कैपेसिटर इन सीरीज, जैसे एक C1, ये C2, ये C3। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। C1 क्या है हमारे लिए, C1 ये है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाय x1। यस सर। C2 क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी बाय टी। नहीं सॉरी T ना। यस। ठीक है, और C3 क्या है, हाँ ठीक है। ये कैसे अरेंजमेंट हो, सीरीज अरेंजमेंट होगा कि पैरेलल अरेंजमेंट होगा। सर, ये सीरीज हो गया। तो अगर हम लोग 1/c इक्विवेलेंट कहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई C1 प्लस 1/c3 प्लस 1/c2, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो क्या आएगा, 1/c1 का मतलब x1 बाय एप्सिलॉन नॉट A, 1/c3 का मतलब x2 बाय एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, इन सबको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो तुमको सॉल्व करके आंसर क्या आता है।
ये नहीं आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ रहा है? सर ठीक है, यस सर, यस। तो रिजल्ट खैर ये हो गया। कैसे ऐसे में आया? यस सर। दिस इज द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और अगर ऐसे बहुत सारे डायरेक्टली डाल दिए जाए तो डी माइनस टी वन टी टू या डी माइनस सिग्मा टी आई प्लस सिग्मा टी आई बाई के आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब जैसे यहाँ एक ही डायरेक्टरी डाला है, मतलब दो डाल देते, तीन डाल देते, ऐसे ही, मतलब एरिया सबका सेम होता है लेकिन थिकनेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या जी होता है? सर। डी माइनस टी की जगह डी माइनस टी सिग्मा टी आई डाल देते और टी बाई की जगह पे सिग्मा टी आई बाई के आई। ठीक है, यस सर। करोगे क्वेश्चन? ये हो जाएगा? यस हो जाएगा। हाँ, तो ये तो हो गया कि आपने ऐसा डायलेक्ट्रिक डाला है जिसका एरिया तो प्लेट के बराबर है लेकिन थिकनेस कम है, राइट? यस सर। लेकिन अगर आप ऐसा डायलेक्ट्रिक डालो जिसका एरिया तो डी के बराबर है, थिकनेस तो डी के बराबर है लेकिन एरिया कम है, तो कैसे निकालेंगे? तो सर थिकनेस तो के बराबर है, सॉरी, थिकनेस तो डी के बराबर है लेकिन एरिया कम है, ये मतलब पूरे एरिया में नहीं है। हटा दो इसको, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। देखो ये डायग्राम है, सर तो उसमें पैरेलल में ये, नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये प्लेट जो है ना इसका हाइट एल है और एरिया प्लेट का यही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सोचो कि एक्स हाइट तक डायलेक्ट्रिक है। डायलेक्ट्रिक एक्चुअली तो किसी भी हाइट पे है लेकिन प्लेट के अंदर वाई हाइट तक है। कितना? वाई हाइट तक, तो वाई हमको दिया हुआ और ये थिकनेस तो डी है, उतना ही पे डायलेक्ट्रिक भी है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो वो क्या क्या दिया, वाई दिया हुआ, वाई दिया हुआ, के दिया हुआ, एल दिया हुआ है। ठीक है, और ठीक। नॉर्मल कैपेसिटेंस इसका सी है, यानी अगर मैं डायलेक्ट्रिक नहीं डालता तो कैपेसिटेंस सी है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस एज फंक्शन ऑफ वाई, यानी वाई लिंक तक डायलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या कैपेसिटेंस, ये बताना, बताइए। व्हाट इज सी एज फंक्शन ऑफ वाई? व्हाट इज सी एज फंक्शन ऑफ वाई? सर सर एप्सिलॉन नॉट कॉमन अंदर ब्रैकेट में के वाई प्लस एल माइनस वाई। हाँ, क्या रहा है? सर एप्सिलॉन नॉट उसके बाद ब्रैकेट में अंदर के वाई प्लस एल माइनस वाई। हाँ, देखो यहाँ पे ये होता है कि अब हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, ऐसे C1 C2 में। ठीक है भाई, राइट? यस। और ये जो C1 C2 है ये तो पैरेलल में हो गए, तो C1 क्या हो गया? C1 तो एयर वाला हो गया। C1 के करस्पॉन्डिंग एरिया देखो हाइट के प्रोपोर्शनल डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना भाई? तो एयर वाला पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा A इंटू एल माइनस वाई बाई एल। ठीक है, समझ में आ रहा है सर। हम्म। क्या?
नहीं आ रहा समझ में। सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है तो एल माइनस बाय बाय एल आ जाएगा। बाय डी हो एरिया जाएगा तो एल माइनस एरिया हो बाई। गया, ठीक है ना। हाँ सर वो तो हाँ। अरे भाई देखो ये पार्ट का एरिया एप्सिलॉन यस इनटू सर। इस पार्ट का एरिया बाय डी। यस सर। ये हो गया ऊपर वाले पार्ट का। नीचे का क्या हो गया? नीचे हो गया तो वाई इंटू डी बाई डी। के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इनटू वाई बाय एल। यस सर। नहीं, जी सर। और तो सी वाई क्या हो गया? C1 प्लस C2 हो गया ना भाई। तो इनका सम यस करेंगे सर। ना हम लोग। यस तो सर। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो चलो कॉमन ले लिया हमने। ये बना 1 प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बाई एल। समझ में आ रहा है? ये आंसर ठीक है भाई। 1 प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बाई एल। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी, नॉर्मल सी बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो तो सी वाई का मेरा जो क्वेश्चन है वो ये बन जाता है, सी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बाई एल। ठीक है। ओके। हाँ, तो इसको इस तरह से इसलिए कर लिया क्योंकि बाद में मुझे कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। तो समझ में आया? अगर हम लोग डायलेक्ट्रिक ऐसा भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका थिकनेस तो डी के बराबर है लेकिन एरिया कम है, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? समझ में आया? जी सर। हाँ। ओके। तो अभी देखो हमने सबसे पहले क्या किया, पूरा एरिया को डायलेक्ट्रिक से भर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा ये देख लिया। ठीक है। यस। फिर हमने क्या लर्न किया? उसको मतलब उसकी थिकनेस। एक ऐसा डायलेक्ट्रिक जिसका एरिया तो सेम है लेकिन थिकनेस कम है, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होगा वो देखा। ठीक है। यस सर। अब क्या देख रहे हैं? ऐसा डायलेक्ट्रिक उसका जिसका एरिया। हाँ थिकनेस तो डी के बराबर ही है लेकिन एरिया कम है, तो उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। यस सर। समझ में आ रही ना बात? यस। हाँ। ओके। जी सर। हाँ। अब एक बात है कि मान लो ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका एरिया भी कम है और थिकनेस भी कम है, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो सर उसका भी मतलब अरेंज कर जाएगा सीरीज ऑफ पैरेलल। ठीक है। कैसे निकालेंगे? सर तो उसका सीरीज ऑफ पैरेलल का दोनों का बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ। हटा दो इसको। यस सर। ये ऐसा एक क्वेश्चन है भाई कि हमारे पास ना एक कैपेसिटर है, इसकी प्लेट के बीच में ना ऐसे मैंने डायरेक्टली डाल दिया। के की वैल्यू दी गई है 2। कितनी? 2। ठीक है। एरिया। ओके। यस सर। एरिया एंड थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक बोथ आर हाफ। ठीक है। क्या है? एरिया हाँ। एंड थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक बोथ आर हाफ, यानी एरिया कितना है? A/2 है। थिकनेस कितना है? D/2। हाँ। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q? सर वो लेंथ कितनी कवर कर रहा है वो जो पार्शियल है। अरे आधा एरिया है ना सामने, L/2 हो जाएगा ना। यस सर। यस। डाइलेक्ट्रिक का जो सरफेस एरिया है वो A/2 हो गया, जी सर समझ। और जो थिकनेस है वो D/2 है, यानी ये डिस्टेंस D/2 दिया हुआ।
नहीं यस सर, हाँ, समझ गया। तो बताइए। और डायरेक्टली कांस्टेंट भी 2 दिया हुआ है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? हाँ, एक चीज और बता दिया हुआ, नॉर्मल कैपेसिटेंस C है। यानी अगर मैं बिल्कुल डायलेक्ट्रिक नहीं रखता तो कैपेसिटेंस क्या था? अगर मैं डायलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं रखता तो कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। तो अभी बताओ क्या कैपेसिटेंस है? यस सर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन P and Q नाउ? आ गया भाई? एक अच्छा एक बात बताओ, इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हो तुम? सर, मैंने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे? सर, जैसे 3 कैपेसिटर में कर दिया, 2 सीरीज में और सीरीज वाले कौन, ऊपर उसके वाले? 2 सीरीज के। यस सर। हाँ, इसमें देखो ऐसे करेंगे, यहां से यहां तक एक कैपेसिटर मान लेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक दूसरा और यहां से यहां तीसरा। मतलब ऐसे सोचेंगे हम लोग, ये और नीचे पूरा एक, ऐसे, ये C1, ये C2, ये C3, ऐसे बनाइए। ठीक है भाई? यस सर, यही आ रहा है। सर, आंसर आ रहा है सी ब्रैकेट में के बाय 1 प्लस हाँ, के K की प्लस वैल्यू 1 तो बाई 2 टू। दी गई है ना, K की वैल्यू तो 2 दी गई। अच्छा, 2। यस। यहाँ पे देखो C1 क्या है, तुम बता सकते हो मुझे? सब कुछ C1 का तुम बता। मान लो देखो, अगर कोई कैपेसिटर में एरिया और डी दोनों आधा कर देंगे तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? सर, 7/6 ही आ रहा है।
अच्छा देख लेते हैं, पहले ये बता, अगर एरिया और डी दोनों आधा कर दे तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? सर तो कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 डाल देंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो गया 2c, C1 हो गया 2c, और C2 तो सही ही रहा, है ना? यस सर। और C3 हो गया C/2। C/2 यस। ठीक है, तो 2c और c अगर सीरीज में है तो क्या होगा? 2/3c हो गया। यस सर 2/3C प्लस तो 2/3 1 प्लस हाफ। तो 7/6। हाँ बिल्कुल सही, 7/6 ना। यस सर। हाँ ये आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, यस सर। ओके। यानी कभी अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास ऐसा कैपेसिटर यूज किया जाए जिसका एरिया और थिकनेस दोनों पार्शियल हो, तो कैसे विजुलाइज करना, समझ में आ गया? मतलब ऐसा डायलिटी जी यूज सर। करेंगे जिसका एरिया और थिकनेस दोनों पार्शियल हो, मतलब डी भी कम है एरिया भी कम है, तो कैसे विजुलाइज करेंगे? इधर क्लियर? यस सर। हाँ, और इस तरह से विजुलाइज कर लेंगे, ठीक है, ओके। ओके। क्या इसको ऐसे भी सोच सकते थे क्या, ये दोनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में? ऐसे भी सोच सकते थे क्या? सर मतलब दो पैरेलल उसके बाद मतलब पैरेलल दो रो। ये दोनों पैरेलल और ये इसके साथ सीरीज में? हाँ सर ये भी कर नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं है, तो इनको मैं सेम पैरेलल प्लेट नहीं मान सकता इनको। ठीक है, क्यों? यहाँ फील्ड की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यहाँ फील्ड की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। सकते। आ रही बात समझ में? यस सर। ऐसे केस में इन सारे पॉइंट्स को मैं सिंगल पॉइंट नहीं बना सकता। ओके, क्यों? क्योंकि ओके फील्ड सर। की वैल्यू यहाँ कुछ और हो जाएगी, यहाँ कुछ और हो जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ एक फंडा बनता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार हमसे चीजें पूछी जाती हैं अलग अलग पॉइंट पे, जैसे फील्ड वगैरह पूछ दिया जाए, तो बता सकते हो क्या? बोलो भाई। ओके, यस सर। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं वहां पे, के की वैल्यू वही दी गई है, कितनी? 2। के क्या है? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ ना मैंने एक बैटरी डाल दिया ऐसे, बैटरी का जो ईएमएफ है वो वी दिया हुआ, कितना दिया है? कितना दिया है? बी भी। वी दिया, वी, ठीक है। ये 0.1 है, ये डायलेक्ट्रिक के अंदर है, यहाँ 0.2 है, और यहाँ 0.3 है। दिख रहा है तीनों पॉइंट? यस सर। 1 कहाँ है? सर के पे कहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक पे। के अंदर, ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2 एंड 3? के की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है। बैटरी का ईएमएफ वी दिया हुआ, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड एट 1, 2 एंड 3? 1 पे और 2 पे और 3 पे अगर मैं फील्ड की वैल्यू पूछूं तो क्या आंसर है? What are the values of electric field at point 1, point 2 and point 3? सर सर 1 पे 2V/D।
कितना बता रहे हो? सर 1 पे 2v/d। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सर सर इसका आ रहा है Q/2 ε0 A। अरे क्यू के टर्म में जाना है, क्यू तो मुझे दिया नहीं है, मुझे तो वी दिया हुआ है ना, तो वी के टर्म में सोचो ना। क्वेश्चन में मुझे वी दिया हुआ है, तो लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ वी। हमेशा सोचते हुए ना प्रेजेंटेशन को प्राइम मानना है। जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे है कि मुझे पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन है, तो फील्ड को मैं पोटेंशियल से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। सर तो v/d हो जाएगा वो। v/d होता है 2v/d। नहीं देखो, एक्चुअली इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा पर्पस भी यही था कि हम लोग फंडामेंटल से विजुलाइज करना सीखे। ठीक है। अच्छा ये बताओ C1 क्या है? सर K/ε0 A/d। नहीं, C1 C2 में क्या रिलेशन है? C1 C2 में सीरीज है दोनों। और वैल्यूज का क्या रिलेशन है? सर डबल 2 का। हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर दो कैपेसिटर को सीरीज में डाल देंगे तो पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है? जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में रखते हैं तो पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है? कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो भी पोटेंशियल है टोटल, वो C1 C2 में 1:2 में डिवाइड होगा? यस सर। आइडिया है कि 1/2:1 में, यानी 1:2 में बोल सकते हैं ना भाई। यस सर। तो अगर हम V को, टोटल V को 1:2 में डिवाइड करेंगे तो 1 वाला पार्ट कितना आएगा? टोटल V को अगर मैं 1:2 में डिवाइड करूंगा तो 1 वाला पार्ट कितना आएगा? सर v/2। अरे भाई मेरे, टोटल क्वांटिटी V है और उसको 1:2 में डिवाइड कर दिया, तो 1 वाला पार्ट कितना आएगा? वन वाला पार्ट आएगा V/3 और 2 वाला पार्ट आएगा 2V/3। ओके ओके। नहीं आ रहा तुम? देखो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एनालिसिस है, तो हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में बहुत काम की बात आती है। मान लो x को अल्फा/बीटा में डिवाइड करेंगे तो अल्फा पार्ट हो जाएगा अल्फा x बाई अल्फा प्लस बीटा, और बीटा पार्ट हो जाएगा बीटा x बाई बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई। ये ऐसे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात है, बट फिजिक्स में बहुत काम आता है ये। ठीक है। कई बार हम इसको यूज करते हैं, जो कई बार हमको ना झटके से डिवीजन करना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी और में या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो ये बात मेरे काम आता है। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को, मान लो x है कोई क्वांटिटी, और उसको अल्फा/बीटा में अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो अल्फा पार्ट को अगर मैं x1 मान लूं तो x1 क्या है? अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। समझ में आ रहा है क्या? इसी यस तरह से x2 क्या है? बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स। हाँ। ठीक है।
और अगर मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड करूंगा, यानी अल्फा बीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर डिवाइड करूंगा, तो पहला पार्ट हो जाएगा बीटा इंटू दिस, तो पहले और दूसरे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। आ रही ना बात समझ में? यस। तो अब बताओ C1 और C2 को मिला दे तो कितना पोटेंशियल लगाया मैंने? V लगाया ना सर हाँ। भाई। C1 C2 मिला करके V लगाया हुआ है, तो 1:2 में डिवाइड करेंगे तो C1 वाला पार्ट क्या होगा? C1 वाला पार्ट V/3 हो जाएगा, यस सर। और C2 वाला पार्ट हो जाएगा 2V/3। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये जो C1 है वो कितने डिस्टेंस तक है? सर D/2। हाँ, अच्छा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 2V/3D। V/3। तुमने यही कहा था क्या? मतलब E1 हो गया, यानी 1 पे जो फील्ड हो गया वो हो गया 2V/3D। क्लियर है? यस सर। और इसी तरह से अब ये बताओ वहां क्या होगा? सर वहां पर हो जाएगा अब 2 पे V/3D। 4V/3D। 4V/3D। यस। अरे वो डबल है ना फील्ड। यहाँ देखो 2V/3 है, बाई D/2 करोगे तो 4V/3D आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। और 3 पे पूछेंगे तो V/D। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म रीजन है ना, जो फील्ड है यहाँ वो सारी जगह पे सेम है। E3 इक्वल टू यस। V/D। ठीक है, E3 इज V/D। इज दैट क्लियर? यस सर। इस तरह से हम लोग अलग अलग रीजन के पोटेंशियल फील्ड वगैरह को रिलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। यस सर। तो जानते हो किसी भी अच्छे एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो खाली वैल्यू ओरिएंटेड नहीं रहेंगे कि आपको सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा। वहां पे ना बेसिक्स को थोड़े से अप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप बेसिक्स समझ में आएगा तो कर लोगे। ठीक है, जी सर। ओके। दिस इज द वे इन ओके। व्हिच यू विजुअलाइज द फील्ड एंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स एंड कैसे डायलेक्ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी एक क्लास करीब और लगेगा डायलेक्ट्रिक में, 1 से 1.5 क्लास। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर्स कर लेंगे 1 से 1.5 क्लास में, फिर उसके बाद मैग्नेटिक्स में जाएंगे। ठीक है।